जय हिंद दोस्तों। 26/11 मुंबई के सीने पर एक ऐसा जख्म जिसको पूरा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान आए दिन ये सोचता रहता है किसी न किसी तरीके से भारत के अंदर आतंकवाद फैलाया जाए। पाकिस्तान भारत से 1971 की जंग हारा, कारगिल की जंग हारा। उसने सोचा भारत से आमने सामने की लड़ाई तो जीत नहीं सकते, क्यों ना भारत को एक ऐसा जख्म दिया जाए जो 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट से भी बड़ा हो, जिसको भारत सदियों सदियों तक याद रखे। इसी वजह से पाकिस्तान ने 26/11 की प्लानिंग रची। पाकिस्तान ने मुंबई के ताज होटल पर अटैक किया 2008 में, लेकिन इसकी प्लानिंग 2 साल पहले से शुरू कर दिया था। यानी इस हमले की प्लानिंग 2006 से ही रचना शुरू कर दिया था। इस अटैक के पीछे भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद इसका मेन मास्टरमाइंड था। उसने लश्कर के कुछ कमांडर को एक काम सौंपा कि एक ऐसा मैप तैयार करो किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया जाएगा, कैसे वहां पर पहुंचा जाएगा। डेविड हेडली नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपना नाम बदलकर फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ अमेरिका की सिटीजनशिप ले रखा था, लेकिन काम करता था लश्कर-ए-तैयबा के लिए और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए। इसको मुंबई भेजा गया। इससे कहा गया कि जाओ जहाँ जहाँ अटैक होने हैं वहाँ की रैकिंग करो कि जाना कैसे है, ताज होटल के अंदर घुसना कैसे है, इन सब का मैप तैयार करके दो। यहाँ तक कि इसने ताज होटल के अंदर का एंट्री और एग्जिट का रूट जानने के लिए कई बार ताज होटल के अंदर रुका भी था। डेविड हेडी पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान में बैठे उन आकाओं को मुंबई की ताज होटल, ओबराय होटल और जहाँ जहाँ भी अटैक होने थे उसकी छोटी से भी छोटी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दिया। इसके बाद एक प्लान बनाया जाता कि इन आतंकियों को मुंबई तक पहुँचाया कैसे जाएगा। इनके लिए मुश्किल ये थी कि हमला बहुत बड़े लेवल पर करना था। पाकिस्तान से 10 आतंकियों को पूरा बंदूक गोला बारूद के साथ भेजना था। अगर ये कश्मीर के रास्ते भेजते तो वहाँ पर हमारी आर्मी के साथ मुठभेड़ में इनका मारा जाना तय था। और दूसरा ये था, अगर अकेले किसी तरह बॉर्डर क्रॉस भी कर लेते, इनके पास इतनी भारी मात्रा में हथियार कौन पहुँचाता। इन्होंने तीसरा रास्ता चुना, समुद्र के रास्ते। समुद्र का रास्ता इनके लिए सेफ रहेगा। समुद्र का रास्ता इन्होंने इसलिए भी चुना क्योंकि 93 में मुंबई में जब बम ब्लास्ट हुआ था उस समय जितना भी RDX था वो सभी पाकिस्तान से मुंबई पानी के रास्ते ही लाया गया था। उस समय इन रास्तों पर इतनी निगरानी नहीं होती थी, यहाँ से मुंबई में एंट्री करना आसान था। इसके बाद ये तय हुआ कि वहाँ पर जाने के लिए ऐसे लड़कों को ढूंढो जिनकी उम्र 20 से 22 साल तक हो। पाकिस्तान के अंदर 32 ऐसे लड़कों को चुना गया जो गरीब थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, कोई दूसरी पास तो कोई तीसरी पास, घर से भाग गए थे या भगाए गए थे, कोई चोरी करके भागा था। इनमें से 1-2 लड़के को जेल भी हो रखी थी, क्योंकि ऐसे लड़कों को इसलिए चुना गया था, इनका ब्रेन वॉश करना आसान था। इन 32 लड़कों को पाकिस्तान के अलग अलग जगहों से लिया गया था। अब इनको इस काम के लिए तैयार करना था, तो इनके 21 दिन की 3 अलग अलग फेज में ट्रेनिंग शुरू हुई। इनकी पहली ट्रेनिंग का नाम दरा सुफा था, जो कि इस ट्रेनिंग में इनको 6 से 8 घंटे लगातार दौड़ाया जाता था। कुछ लड़के तो पहली ट्रेनिंग नहीं पूरी कर पाए और पहली ट्रेनिंग में ही बाहर हो गए। कुछ लड़कों को पढ़ना नहीं आता था तो उनको पढ़ना सिखाया गया, इस्लाम जिहाद इसके बारे में सिखाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। इसके बाद इनके दूसरे फेज की ट्रेनिंग शुरू हुई, दौरा अमा। इस फेज में इनको PT कराया जाता था, घुटनों और कोहनी के बल चलना सिखाया जाता था। जिस तरह से आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह से इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। और तीसरे फेज की ट्रेनिंग में इनको अलग अलग वेपन चलाना सिखाया गया, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और भी नए नए वेपन चलाना सिखाया गया। जब तक इन सब की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तब तक इस ट्रेनिंग से काफी लड़के बाहर निकल चुके थे, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे। लास्ट तक सिर्फ 10 लड़के बचे थे जो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट किए। इसके बाद इन सबको मुंबई जाने के लिए रेडी किया जाता है। ये 10 आतंकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक शिप में बैठकर चल दिए। कुछ देर आगे जाने के बाद समुद्र में इनको एक दूसरी बड़ी जहाज मिलती है जिसका नाम था अल हुसैनी। ये 10 के 10 उस बड़ी शिप में बैठ जाते हैं। उस शिप में बैठने के बाद इन सभी को उनके बैग दिए जाते हैं जिसमें इनका वेपन था, गोला बारूद, इनके खाने की चीजें थी, ड्राई फ्रूट, इनके कपड़े थे। इसके बाद ये जहाज भारतीय सीमा में एंट्री करना शुरू होता है और जो अल हुसैनी शिप था वो इन सबको छोड़कर वापस चला जाता है। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनको भारतीय सीमा में एक मछुआरे की छोटी सी शिप दिखाई देती है। ये लोग उस मछुआरों के पास जाते हैं और बहाना करते हैं कि हमारी शिप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप हमारी हेल्प कीजिए। उस समय मछुआरे के शिप में 5 लोग सवार थे। हेल्प लेने के लिए ये लोग ड्राइवर को छोड़कर बाकी 4 लोगों को अपने शिप में बुला लेते हैं और उन चारों की हत्या कर देते हैं। इसके बाद फिशरमैन की शिप को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उससे कहते कि हम सबको मुंबई की तरफ ले चलो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जब ये लोग मुंबई के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो उनको एक स्पीड बोट दिखाई देती है। ये सभी उस स्पीड बोट में बैठ जाते हैं। उस फिशरमैन को उसी के शिप में मार देते हैं जो शिप को चला रहा था, क्योंकि इनको डर था कहीं ये हल्ला ना कर दे, शोर ना मचा दे, जिसकी वजह से इनका भेद ना खुल जाए और ये पकड़े जाएं। इसके बाद ये सभी लोग मुंबई के कोलाव मच्छी मार्केट के पास उतरते हैं, अपना बैग लेते हैं और पीछे पीठ पर लटकाते हैं, वहां से चल देते हैं। जब ये लोग उस मार्केट से जा रहे होते हैं तो जल्दबाजी में एक लेडीज से टकरा जाते हैं। वह लेडीज इनको डांटती है। ये लोग कहते चल चल अपना काम कर। इस सबको देखकर एक व्यक्ति को इनके ऊपर शक भी होता है। वह व्यक्ति 100 नंबर पर पुलिस के पास कॉल भी करता है, लेकिन उस समय पुलिस इस बात को सीरियस नहीं लेती और इग्नोर कर देती है। अगर उसी समय पुलिस एक्शन ले ली होती
होती तो इतना बड़ा हादसा होने से बचाया जा सकता था। इसके बाद ये लोग दो के साथ 5 अलग ग्रुप में बट जाते हैं। ये पांचों ग्रुप 5 अलग अलग टैक्सी पकड़ते हैं। जिस टैक्सी में बैठते हैं उस टैक्सी में 1 घंटे बाद का टाइम बम लगा देते हैं। जब ये टैक्सी से नीचे उतरते हैं तो इनके उतरने के 1 घंटे बाद उन 5 टैक्सी में ब्लास्ट हो जाता है। उस टैक्सी में जितने पैसेंजर होते हैं, ड्राइवर होता है, सबकी जान चली जाती है। इन सबको जहां जहां का टारगेट दिया गया था ये अपने अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। इनमें से एक ग्रुप कुलावा के ही सड़कों पर जहां देखता है कि भीड़ भाड़ है, पब्लिक ज्यादा है, वहां पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद इनका दूसरा ग्रुप पहुंचता है CST रेलवे स्टेशन। वहां पहुंचने के बाद ये दोनों पहले जाते हैं बाथरूम के अंदर, वहां पर अपना वेपन लोड करते हैं और स्टेशन के बीच में आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद इनका जो तीसरा ग्रुप होता है वो टैक्सी से ओबराय होटल पहुंचता है और गोली चलाते सीधे अंदर घुस जाता है। वहां से ये लोग पहुंचते हैं नरीमन हाउस और यहूदी केंद्र। वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। जब ये लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं और पास में ही कामा हॉस्पिटल था, ये लोग वहां पहुंच गए। जब ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ, नर्स, डॉक्टर सब लोग समझदारी दिखाते हैं और हॉस्पिटल की पूरी लाइट और गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को पहले ही पता चला गया था, पूरा शोर हो गया था। आतंकवादियों को लगता है कि हॉस्पिटल बंद पड़ा है और ये लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद 4 लोग पहुंचते हैं ताज होटल। जैसे ये लोग ताज होटल के मेन गेट पर पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय अडानी होटल के अंदर से मीटिंग करके लॉबी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी इनका मैनेजर उनके पास आता है और कहता है कुछ गेस्ट दुबई से आए हैं और आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। इसके बाद अडानी उन सबके साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप में चले जाते हैं। लेकिन जैसे पता चलता है कि ताज होटल के अंदर गोलियां चल रही है, इनको सेफ एरिया से बाहर निकाल लिया जाता है। ताज होटल के अंदर करीब 1000 कमरे हैं, जिनमें से करीब 95% कमरे उस समय बुक थे। होटल के अंदर जब गोलियां चल रही थी तो मुंबई पुलिस और ATS इनको रोक तो रही थी, लेकिन इनके पास AK-47 था, लेटेस्ट वेपन था। इसके 3 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली फोन करती है कि आप हमारी मदद कीजिए, NSG कमांडो भेजिए। उस समय दिल्ली के सिवा NSG का कहीं और हेडक्वार्टर नहीं था। इसके बाद NSG कमांडो वहां से तुरंत निकलने के लिए रेडी होती है तो पता चलता है कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट NSG कमांडो को लेकर जाएगा वो चंडीगढ़ में है। इसके बाद फिर दूसरे एयरक्राफ्ट को बुलाया जाता है। जो एयरक्राफ्ट बुलाया जाता है उसको आने में करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। इसके बाद कमांडो ताज होटल पहुंचते हैं। ताज होटल के ऊपर जब NSG कमांडो उतर रहे थे तो पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों को आकर इनको पल पल की खबर दे रहे थे, अभी कमांडो आए नहीं है, इनको आने में समय लगेगा, अब कमांडो आ रहे हैं, होटल के ऊपर उतर रहे हैं, तुम ऐसा करो, सारा डायरेक्शन दे रहे थे। उसमें सबसे बड़ी गलती मीडिया वाले से हुई थी, क्योंकि उसमें सारा का सारा न्यूज लाइव चल रहा था और इसका फायदा पाकिस्तान में बैठे उनके आका उठा रहे थे। वहां पर इंडिया का न्यूज, पाकिस्तान का न्यूज टीवी पर लाइव देख रहे थे। इन मीडिया की लापरवाही की वजह से एक कमांडो शहीद हो गया था और 20 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। पूरा ऑपरेशन को खत्म करने में करीब 60 घंटे लगे और तबाही बहुत ज्यादा हुई थी। इस हमले में करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ताज होटल के अंदर करीब 33 लोगों की जान गई थी। नरीमन हाउस में 7 लोगों की जान गई। ओबराय होटल के अंदर वहां भी करीब 30 लोगों की जान गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।